Good morning, everyone. So I am Amir Patel, founder and director of Impulse Education, and today we are going to know about what is JEE, what is NEET, and how to deal with boards along with JEE and NEETs, and आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब मैं आपको आज अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ. So I hope many students are already joined. Let me check. हम थोड़ा 1 मिनट वेट करते हैं. जैसे स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे मैं हमारा सेशन शुरू करूँगा. ठीक है. बिकॉज क्या होता है कि अभी ये लाइव लेक्चर में थोड़ा अब पहले अभी थोड़ा आपको ऑड लगेगा, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा आपको इसकी हैबिट हो जाएगी एंड आप यूज़ टू हो जाओगे और आपको सब चीज़ें नॉर्मल लगने लगेगी. हमारी ऑलरेडी जो प्रीवियस बैच है उसमें भी सेम टू सेम चीज़ चल रही है ऑनलाइन प्रोसेस से. तो हम लोग लेंगे बेसिक केमिस्ट्री. बच्चों अपने कमेंट करो. हाँ, अपने नाम लिख के प्रेजेंट ही दो ज़रा मुझे, है ना. अपना नाम लिख के आप थोड़ा बताओ कि यस यू आर प्रेजेंट. नाम लिख के बेटा अपने बताओ. कमेंट करना है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपको समझ रही है, जो भी चीज़ आपको सुनाई दे रही है, उसके ज़रिए आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताओगे. यस सर एंड ऑल प्लीज़. कमेंट करना है. ओके, कमेंट करो. जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कमेंट करें, अपना नाम लिखे. ओके, माहिन इज हेयर. ओके, सैम अंसारी. क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अफनान. ओके, वेरी गुड. और ओके, शैली राठौड़. बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि हमें तो पता है, बट स्टिल अभी तक वो ज्वाइन नहीं हुए. कोई नहीं, क्योंकि ये तो लेक्चर सेव भी हो जाता है तो वो बच्चे बाद में भी देख सकते हैं. बट आप ट्राई करें कि आप रेगुलर टाइम पे ही आए, ऑनलाइन टाइम पे ही आए. ठीक है. ओके, तहरीफ. तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़ याद रखिए, आपको क्या करना है, अटेंटिव रहना है ना. अटेंटिव रहना है. ऐसा नहीं कि लेक्चर चल रहा है और आप वहाँ पे खाली बैठे हो. हाँ, अटेंटिव रहना है. कमेंट करने हैं, क्वेश्चन पूछने हैं, जो भी आपको लगे वो सारी चीज़ें आप करें, लेकिन खाली ना बैठे. ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे कोई अवेलेबल ना हो, शांति भरा रूम हो, सिर्फ आप और मेरा लेक्चर, बस यही चीज़ होनी चाहिए. ठीक है. So shall we start? Let me check the comments. Okay, we can now. तो देखो, बेसिक केमिस्ट्री आपको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई है. एंड इफ़ यू आर ए नीट एस्पिरेंट और जेई एस्पिरेंट तो ये आप लोगों का जानने का हक है. बिकॉज अगर हमें हमारे मंजिल पता नहीं रहेगी, मंजिल को जाने के तरीके पता नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स को क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. और आज के लेक्चर में मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा डिटेल में, क्या है, कैसा है, केमिस्ट्री क्या है. एंड केमिस्ट्री
ऑब्वियसली साइंस का ब्रांच है, तो हम लोग सबसे पहले शुरू ही करेंगे साइंस। अब मैं आप लोगों से एक डेफिनेशन पूछना चाहता हूँ। आप लोग जब 5th और 6th क्लास में थे तब से आप साइंस के बारे में पढ़ते आ रहा हो, तो क्या मुझे कोई बच्चा कमेंट के ज़रिए साइंस को डिफाइन करके बता सकता है क्या? हाउ विल यू डिफाइन दी साइंस? फास्ट, आई एम चेकिंग योर कमेंट्स। हाउ विल यू डिफाइन दी साइंस? ओके, चेतना भी जुड़ गई है। हाउ विल यू डिफाइन दी साइंस? फास्ट, हाउ विल यू डिफाइन दी साइंस? आप लोग 5th और 6th स्टैंडर्ड से साइंस के बारे में पढ़ते आ रहे हो, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप साइंस को कैसे डिफाइन करोगे। फास्ट बोलो बच्चा, कमेंट। ओके, देखो, अगर आपको साइंस को डिफाइन करना है तो आपके दिमाग में ख्यालात आ रहे होंगे कि सर साइंस इज़ एवरीथिंग। हाँ सर, साइंस का मतलब है केमिकल रिएक्शन हो जाना। सर साइंस का मतलब है जो जो एनवायरनमेंट में हो रहा है वो सब साइंस है। एब्सोल्युटली, बट देयर इज़ अ फंडामेंटल एंड करेक्ट डेफिनेशन ऑफ साइंस, है ना। देखो, साइंस क्या होता? साइंस होता एक ये ग्रीक वर्ड है जिसका जो आया है साइंटिया से, जो आया है साइंटिया, और साइंटिया का मतलब होता टू नो समथिंग, टू नो समथिंग, ठीक है, टू लर्न समथिंग, टू लर्न समथिंग, ठीक है, किसी के बारे में जानना, किसी के बारे में पढ़ना, इट्स ऑल रिलेटेड टू साइंस। तो साइंस का मतलब यही है कि हमें किसी के बारे में जानना है, एंड जो भी हम लोग जानेंगे वो प्रूफ के बुनियाद पे जानेंगे, एविडेंस के बुनियाद पे जानेंगे। हम लोग वो हवा में बातें नहीं करेंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, साइंस वुड बी डिफाइंड एज द नॉलेज which is proved by experiment and observation। The knowledge which is proved by experiment and observation। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक 10th में रिएक्शन देखा था, आयरन को हम लोग सल्फर में ऐड करते हैं ना, FeS, और आप उसके रिएक्ट करने की कोशिश करोगे टेस्ट ट्यूब में, वो रिएक्ट नहीं करता। फिर आप करते हो हीट करने के बाद वो क्या बनाता? आयरन सल्फाइड का एक मॉलिक्यूल बनाता। तो आयरन रिएक्ट विद सल्फर टू गिव FeS। हाँ, तो ये हमको क्या मिला भैया? देखो, नॉलेज विच इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। देखो, इसी डेफिनेशन को इससे कोरिलेट करो। देखो, एक्सपेरिमेंट है कि आयरन को रिएक्ट किए सल्फर से, एक्सपेरिमेंट किए, उससे ऑब्जर्वेशन क्या आया? FeS मिला, ये ऑब्जर्वेशन है। और ये पूरे रिएक्शन से आपको क्या मिला? एक नॉलेज मिला। एक क्या मिला? नॉलेज मिला। और यही नॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस। द नॉलेज विच इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। द नॉलेज, नोट करना है, द नॉलेज विच इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। अब देखो, आप आर्ट्स की फील्ड देखो, आर्ट्स फील्ड, कॉमर्स फील्ड, है ना, ज्योग्राफी, जितनी भी जो अलग अलग जो फील्ड है साइंस को छोड़ के, उस फील्ड में नॉलेज है बट नो एक्सपेरिमेंट, नो ऑब्जर्वेशन। कॉमर्स फील्ड में नॉलेज भरपूर है बट नो एक्सपेरिमेंट, नो ऑब्जर्वेशन। हिस्ट्री में नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन नहीं है। आर्ट्स फील्ड में नॉलेज बहुत है लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। लेकिन साइंस में नॉलेज भी है, एक्सपेरिमेंट भी है एंड ऑब्जर्वेशन भी है। तो हमारा जो साइंस का बच्चा होता है वो आर्ट्स, कॉमर्स एंड अदर फील्ड के बच्चों के जैसा नहीं रहता। वो पहले सोचता है, समझता है, एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्वेशन करता है और फिर अपना जाके अपनी चीज़ों को डिफाइन करता है। तो क्या आपको ये बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ साइंस समझ में आ गया? कमेंट करो। रचना ने कमेंट की है, द स्टडी एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, बट अभी जो मैंने आपको बताया, तो क्या ये आपको फंडामेंटल डेफिनेशन समझ में आया? क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? कमेंट के जरिए एक्टिव रहो। हाँ, बी ए फास्ट मूवर। हाँ, फास्ट मूवर बनना है कमेंट के जरिए। वेरी गुड,
यस सर, ज़बरदस्त, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो क्या आपको साइंस का डेफिनेशन समझ में आ गया? अब अगर कोई भी आपको पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, तो साइंस इज एवरीथिंग, साइंस इज डिस्कवरी चैनल। हाँ, ये सब डेफिनेशन नॉमिनल हद तक के ठीक है, लेकिन अगर आपको फंडामेंटल डेफिनेशन जानना है, सो नॉलेज विच इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। इफ देर इज नो एक्सपेरिमेंट एंड नो ऑब्जर्वेशन, देन वो साइंस नहीं होगा। आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, अलग हिस्ट्री ले लो, ये फील्ड में एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? नॉलेज होता है। अब बेटा ध्यान देना, ठीक है? हम क्या करेंगे कि जो साइंस फील्ड हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे, है ना, बचपन से, उसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। मुझे एक बात बताओ, साइंस की कितनी फील्ड है? कितने फील्ड है? हाउ मेनी फील्ड्स इन साइंस? बताओ, कमेंट करो बेटा। हाँ, इंटरेक्टिव रहो, इंटरेक्टिव रहो। हाउ मेनी फील्ड्स? बोलो जल्दी से, साइंस में कितनी फील्ड है? फास्ट, मुझे कोई कमेंट नहीं आया अभी तक के, जल्दी। गलत भी हुआ तो मैं हूं यहाँ पे करेक्ट करवाने के लिए। अच्छा, 3 फील्ड है। अच्छा, सैम अंसारी का कमेंट है 3, प्लीज एक्सप्लेन करो 3 कौन सी फील्ड है? फास्ट, जल्दी। आज का पहला लेक्चर है ना, तो थोड़ा आपको हेजिटेशन फील हो रहा, बट जैसे हमारे ट्यूनिंग मैच हो जाएंगे ना, तो आपको मजा आने लगेगा, ठीक है? जल्दी बताओ। अच्छा, 3 बेटा, बोलो कौन कौन सी फील्ड है? कौन कौन सी फील्ड है? जल्दी बोलो, 3 फील्ड कौन कौन सी है? 3 फील्ड कौन कौन सी है? आई वॉन्ट टू नो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एज एक्सपेक्टेड आंसर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। देखो बेटा, याद रखना, साइंस की 2 फील्ड है। साइंस की कितनी फील्ड है? 2 फील्ड है। ये सब नोट करना है आपको। साइंस की 2 फील्ड है, एक है जनरल साइंस, एक है जनरल साइंस, और एक है टेक्निकल साइंस, एक है टेक्निकल साइंस। आपने आपके 10th के टेक्स्ट बुक पे पढ़ा होगा, वहां पे लिखा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, देखा था आपने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो याद रखना, जनरल साइंस एंड टेक्निकल साइंस। जनरल साइंस में आप लोग पढ़ते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, जनरल साइंस में पढ़ते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द टेक्निकल साइंस? टेक्निकल साइंस इज ऑल अबाउट द नैनो लेवल टेक्नोलॉजी, नैनो लेवल टेक्नोलॉजी। अब ये नैनो लेवल टेक्नोलॉजी क्या है, ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकल साइंस पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जनरल साइंस को समझ लेते हैं। जनरल साइंस, ओके, लेट मी चेक द कमेंट। ओके, मेडिकल। नाउ लुक, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स? जनरल साइंस में फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स इज ऑल अबाउट द फिजिकल फिनोमेनॉन। फिजिक्स इज ऑल अबाउट दी, अगर सिंपल में डिफाइन करना है, वैसे अगर किताबी अगर डेफिनेशन जाओगे तो आपको 4-5 लाइन का मिलेगा। लेकिन अगर सिंपली अगर मुझे समझाना है, हाउ विल डिफाइन द फिजिक्स, तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट द फिजिकल फिनोमेनॉन। फिजिकल फिनोमेनॉन, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी है, मैं थोड़ा मूव कर रहा हूँ तो सर काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। मैंने किसी को पंच किया फोर्सफुली तो सर यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो। तो जब तक कि कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा, जब तक कि वो फिजिक्स नहीं कहलाएगा, है ना, थोड़ा या स्टेशनरी मोड में पोटेंशियल एनर्जी वगैरह होगी, जो भी है। या आप इलेक्ट्रॉन लो, हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो वो भी फिजिकल फिनोमेनॉन है, तो वो क्या हो, कौन सी फील्ड में आ गया है, फिजिक्स की फील्ड में आ गया है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, क्योंकि हमको पढ़ना ही है बेसिक केमिस्ट्री, तो इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिक्स, सो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट दी कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट दी कैलकुलेशन। आर्यभट्ट ने जो दिया था 0, वहां से मैथ्स शुरू हुआ, इसीलिए याद रखना जेईई का और नीट का जो भी सिलेबस है, आप लोगों ने सुना होगा कि टफ है और ऐसा है और हम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, ये सब डिस्ट्रैक्टिव थिंग है, ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना है। इवन देखो, मैथ्स का एक बेसिक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैथमेटिक्स लोग कहते हैं कि कितना टफ है, लेकिन शुरू कहाँ से होता है, 0। शुरू कहाँ से होता है, 0 से शुरू होता है। तो मैथ्स से सीखना है, कितना भी टफ चीज हो 0 से ही शुरुआत होती है, ठीक है। शुरुआती रिजल्ट हमेशा कम आएंगे, आगे जाके वो रिजल्ट क्या हो जाते, बढ़ जाते हैं।
तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट दी कैलकुलेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजी? व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजी? बायोलॉजी इज ऑल अबाउट दी लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस, ठीक है. आपको बायोलॉजी के सर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है, ठीक है. नाउ अब ये जो केमिस्ट्री है इसको मैं होल्ड करता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल साइंस क्या होता. देखो टेक्निकल साइंस में क्या होता, नैनो लेवल टेक्नोलॉजी है. अब नैनो लेवल टेक्नोलॉजी क्या होता, जैसे कि नैनो रोबोट्स हो गए, नैनो रोबोट्स, नैनो पार्टिकल्स, नैनो ट्यूब्स, ठीक है. ये पूरा नैनो लेवल टेक्नोलॉजी हो गया. अब देखो टेक्निकल साइंस और बेसिक जनरल साइंस में मैं आपको फर्क समझाता हूँ. पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में, आज से अगर तकरीबन 10-15 साल पहले की अगर आप बात करोगे, है ना, उससे भी पहले, तो अगर लोगों को सपोज पेट में कैंसर हो गया, है ना, पेट में कैंसर हो गया उस टाइम में, तो टेक्नोलॉजी तो थी नहीं हमारे पास. तो वो क्या करते थे, पहले पेट कट करते थे, फिर वो उसके अंदर अगर किडनी में कैंसर हो गया तो वो किडनी के ऊपर कट करते थे, फिर वहाँ से वो ट्यूमर निकालते थे और वो ट्यूमर को काट के निकालते थे. और ऐसे केसेस में, ऐसे ऑपरेशंस में 99% लोगों की जान चले जाती थी. 99% जान चले जाती थी. ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होते थे, ठीक है, बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी, साइंस था, बेसिक साइंस था, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है ना. तो 99% लोगों की जान चले जाती थी. लेकिन अब हमारे पास टेक्निकल साइंस है. अब देखो टेक्निकल साइंस को मैं वो जनरल साइंस में मिक्स करके कैसे यूज करता हूँ. अब हमारे पास क्या है बेटा, अब हमारे पास क्या है, एक नैनो पार्टिकल्स है. देखो ये नैनो पार्टिकल्स, ये नैनो पार्टिकल है जिंक ऑक्साइड का. किसका है, जिंक ऑक्साइड का नैनो पार्टिकल्स है. इसके अलग अलग शेप होते हैं, रॉड शेप, स्पेरिकल शेप. वो सॉलिड स्टेट में, एक आपको चैप्टर है 12th में, सॉलिड स्टेट, वहाँ डिटेल में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे शेप होते हैं सॉलिड्स के. तो जिंक ऑक्साइड का एक नैनो पार्टिकल्स है. हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं मेडिसिन, एक कैप्सूल बनाते हैं, ठीक है. ये कैप्सूल बनाए, कैप्सूल के हम लोग 3 कंपार्टमेंट बनाते हैं. कैप्सूल के 3 कंपार्टमेंट. पहले कंपार्टमेंट में हम लोग फील्ड करते हैं रिकॉग्निशन ड्रग. लास्ट वाले कंपार्टमेंट में हम लोग एक मेडिसिन फील्ड करते हैं, एक और मेडिसिन, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव ड्रग, ठीक है. और ये जो बीच वाला पार्ट है, इसमें हम लोग फील्ड करते हैं जिंक ऑक्साइड का नैनो पार्टिकल्स ऐड करते हैं, ठीक है. अब ये जो मेडिसिन बन गई, ये मेडिसिन आप लोग, लेट मी चेक द कमेंट, ओके, ये मेडिसिन आप लोग इंटेक करते हो. इंटेक करने के बाद एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, द रिकॉग्निशन ड्रग आपके बॉडी के अंदर कैंसर सेल को फाइंड करेंगे. किधर है, हाँ, रिकॉग्नाइज करना, वो फाइंड करेंगी, भैया किधर है कैंसर सेल. अब आप बोलोगे सर रिकॉग्निशन ड्रग को इतना दिमाग कैसे आ गया कि वो पता कर ले कि उस पॉइंट पे कैंसरस सेल प्रेजेंट है. हाँ, तो याद रखो, एक और टेक्निकल साइंस का शुक्रगुजार करो, एक और टेक्निकल साइंस ने एक और टेक्नोलॉजी दिया जिसका नाम है FTNMR. क्या होता, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. इस टेक्नोलॉजी से पता चलता है कि बॉडी के अंदर कहाँ पे कैंसरस सेल प्रेजेंट है. बात समझ में आ गई. नाउ ये बेसिक है, आप लोग को पता है कि जहाँ पे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो, वहाँ पे कैंसर सेल प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होती, कमी होती. तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से हम लोग क्या कर सकते, कैंसर सेल को फाइंड कर सकते. तो जब भी ये दवा आपके बॉडी के अंदर गई तो रिकॉग्निशन ड्रग सबसे पहले क्या करेंगी, फाइंड करेगी और कैंसर सेल के पास चले जाएगी. दूसरा अब है एक्सप्लोजिव ड्रग क्या करेगी, एक्सप्लोजिव ड्रग वहां पे जहां पे आपका कैंसरस सेल होगा वहां पे एक एक्सप्लोजन करती है, माइनर सा एक एक्सप्लोजन जो कि हमें फील नहीं होता. ये गॉड का करिश्मा है. हम जब खाना खाते हैं, है ना,
तो हमारे जब बॉडी के अंदर खाना जाता है और जब वो हजम होने लगता है तो वो बहुत पावरफुल साउंड वो क्रिएट करता है जो कि हमको सुनाई नहीं देता। आरा मशीन कभी गए हो जहाँ पे वो लकड़ा वगैरह काटते हैं, कितनी इरिटेटिंग नॉइस आती है, हम लोग कान बंद कर लेते हैं, तो उससे भी कई ज़्यादा भयानक आवाज़ आती है। बट ये गॉड का करिश्मा है जो हमें ये सब चीज़ें सुनाई नहीं देती। अब देखो एक चीज़, एक्सप्लोजिव ड्रग क्या करती है, वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती है, एक्सप्लोजन करती है और कैंसर सेल को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। अब वहाँ से तो आपका कैंसर सेल चला गया। देखो कैसा है, पहले के टाइम में कैंसर का इलाज क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि कैंसर सेल वापस से क्रिएट हो जाता था, वापस से बन जाता था, इसीलिए उसका इलाज पॉसिबल नहीं था। अब क्या हो गया कि वो कैंसर सेल तो चला गया। हाँ, अब ये जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड का नैनो पार्टिकल्स है वो कैंसरस सेल पे क्या करता, उसकी अपनी मरहम पट्टी लगा देता। तो पहले जो 99% लोगों की जो जान जाती थी, आज के केस में कैंसर में 99% लोगों की जिंदगी सेव हो जाती। आज देखो कैंसर कितना नॉमिनल हो गया, क्यों हुआ? हाँ, बशर्ते ये है कि वो फर्स्ट स्टेज पे अगर डिटेक्ट हो जाए, उसमें हमारी भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। सपोज अगर किसी को सिम्टम नज़र आ रहे, किसी को बहुत टाइम से 1 साल 2 साल 4 साल से कंटिन्यू एक प्रॉब्लम है, उसने ध्यान नहीं दिया है ना, और बाद में जाके 5वें साल डॉक्टर को बता रहा और 5वें साल डॉक्टर बोल रहा अरे ये तो कैंसर है, तो ये हमारी गलती है, ये साइंस की गलती नहीं है ना, ये साइंस की गलती नहीं है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नज़र आया तो डॉक्टर के पास जाते, बोलते डॉक्टर कहता है कि यार ये आपको क्या हुआ, कैंसर हुआ है ना। युवराज सिंह देखो, युवराज सिंह को कैंसर हुआ लेकिन आज अच्छा हो गया, क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेज में उसका डिटेक्ट हो चुका था। तो याद रखना, टेक्निकल साइंस की वजह से 99% लोगों की आज ज़िंदगी क्या होती, सेव हो जाती। अब मुझे एक बात बताओ, आपके लिए जनरल साइंस बेस्ट है या टेक्निकल साइंस बेस्ट है? ऑब्वियसली आप यही सोच रहे हो कि सर टेक्निकल साइंस इज़ वेरी बेस्ट, लेकिन हमें टेक्निकल साइंस पढ़ने के लिए बेसिक जनरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का जानना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया बच्चों? हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो का जानना बहुत ज़रूरी है टेक्निकल साइंस पढ़ने के लिए। हमारे इंडिया में क्या होता और फॉरेन कंट्री में क्या होता? अभी देखो इंडिया चाइना बहुत ज़ोर और शोर से चल रहा है ना, तो मैं चाइना का एग्जाम्पल देता। हमारे टेक्निकल साइंस चाइना में, जापान में, हाँ अमेरिका में, इंग्लैंड में बच्चा पढ़ता है 8th स्टैंडर्ड से। कब से पढ़ता है? 8th स्टैंडर्ड से बच्चा टेक्निकल साइंस पढ़ना शुरू करता है। लेकिन हमारे इंडिया में टेक्निकल साइंस बंदा पढ़ना शुरू करता है MSc, PhD, समझ रहे? यहाँ पे वो टेक्निकल साइंस पढ़ना शुरू करता है। तो आप टाइम डिफरेंस देख रहे हो, टाइम गैप देख रहे हो कि उनका बच्चा 8th स्टैंडर्ड से टेक्निकल साइंस पढ़ता है और हमारा इंडिया का बच्चा MSc और PhD में टेक्निकल साइंस पढ़ता है। पहला डिफरेंस। दूसरा, उनके 8th क्लास के 9th क्लास के बच्चे का एक्सपेरिमेंट रहता है, वो iPad दे देंगे, इसको खोलो, एक्सपेरिमेंट करो, इसको निकालो, फिट करो, हाँ मोटर दे देंगे, मशीन दे देंगे, ये उनके एक्सपेरिमेंट रहते हैं। और हमारे तो 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को केमिकल्स हो गया या टेस्ट ट्यूब हो गया, ये क्या होता है उसको पता ही नहीं होता। उसको सिखाया जाता, दिस इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब, हाँ दिस इज कॉल्ड पिपेट, दिस इज कॉल्ड ब्यूरेट, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल, ये बताया जाता, उसको सिखाया नहीं जाता। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग एंड स्टडी। ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होता। तो याद रखना, टेक्निकल साइंस एक बहुत ही एडवांस साइंस है, लेकिन इस एडवांस साइंस को पढ़ने के लिए हमको जनरल साइंस का यूज़ करना पड़ेगा। एक ये बेसिक चीज़ मैंने आपको बताया। अब मैं आता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी पे। अच्छा, टेक्निकल साइंस का एक और बेस्ट एग्जांपल देता है डे टू डे लाइफ में, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। देखो मैंने पहले कहा ये पूरा नैनो लेवल है। पहले के टाइम में देखो टीवी कितनी मोटी मोटी आती थी, वो टीवी का डिस्प्ले रहता था इतना, हाँ, और वो बड़ी रहती थी इतनी बड़ी, है ना, पीछे भी रहता था इतना बड़ा, मतलब बड़ी टीवी रहती थी, बेसिक साइंस। लेकिन अब हमारे पास टेक्निकल साइंस आ गया। अब देखो कितने
थिन लेवल के टीवीज आपके पास आ गए हैं ना, थिन लेवल के 2-2 इंची के इतने मोटे मोटे टीवी आ गए हैं। क्यों? इट्स ऑल अबाउट द टेक्निकल, बिकॉज नैनो लेवल से हम लोग डील कर रहे हैं। पहले के टाइम में जो मोटरोला का जो नया मोबाइल फ़ोन आया था वो इतना बड़ा था। हाँ, इतना बड़ा फ़ोन लेके कहाँ घूमते थे आप लोग? आज देखो बहुत कन्वीनियंट हमारे फ़ोन के साइज़ भी आ गए, छोटे फ़ोन के साइज़ भी आ गए। आजकल की जो डिस्प्ले है, ये मैंने आज से 12 साल पहले, मेरा दोस्त अमेरिका में है, पीएचडी कर रहा था, अभी तो साइंटिस्ट है, उसने मुझे आज से 12 साल पहले बताया था आमिर यहाँ पे एक ऐसा रिसर्च चालू है जो कि फोल्डेबल डिस्प्ले आने वाले हैं। उस टाइम में उसने बताया था। आज देखो मोटोरोला ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया, सैमसंग ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया जिसमें स्क्रीन क्या होती, फोल्ड हो जाती। आपकी देखो टीवी कर्व आना शुरू हो गई है ना, आता ना अल्ट्रा एचडी कर्व, सोनी ब्राविया, ये सब क्या है बेटा? टेक्निकल साइंस है। तो टेक्निकल साइंस ही हम लोग पढ़ेंगे। एंड फॉर्चुनेटली जो आपका जेई का और जो नीट का सिलेबस है उसमें काफ़ी हद तक के मैं आपको टेक्निकल साइंस के बारे में बताते रहूँगा। तो जैसे ही मेरा लेक्चर होता है आप खाली बैठोगे तो थोड़ा टेक्निकल साइंस के बारे में पढ़ो कि दुनिया कहाँ पे जा रही है और बेसिक साइंस का क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आए। बेटा कमेंट करो, थोड़ा कमेंट करो, क्या ये आपको बेसिक चीज़ समझ में आई है? तो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, ठीक है ना। फिर मैं आपको आज आपका सिलेबस बताऊंगा सब। क्या आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आई है? कमेंट करो बेटा। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, तो उसमें से मैंने केमिस्ट्री को होल्ड किया था। अब मैं वापस से आता हूँ केमिस्ट्री में। नाउ हाउ विल यू डिफाइन द केमिस्ट्री? कमेंट, हाउ विल यू डिफाइन द केमिस्ट्री? कमेंट करो, हाउ विल यू डिफाइन द केमिस्ट्री? कमेंट करो बेटा, कमेंट करो। हाउ विल यू डिफाइन द केमिस्ट्री? आई वॉन्ट टू नो योर knowledge about the chemistry. How will you define the chemistry? Fast. How will you define the chemistry? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द केमिकल फिनोमेना, है ना सर, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन, हाँ रिएजेंट, प्रोडक्ट, है ना, आपने पढ़ा होगा ना 10th में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, है ना। चलो रचना का मैसेज आया है, दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस एंड व्हाट हैपन्स टू देम इन द डिफरेंट कंडीशन और व्हेन मिक्स्ड विद द ईच अदर। डेफिनेशन अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता, बोलने में भी बहुत अच्छा लगता, लेकिन अगर सिंपल वे में अगर आपको केमिस्ट्री को डिफाइन करना है तो आप केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करोगे? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये फंडामेंटल डेफिनेशन नहीं है, हाँ लिख के मत आना कहीं, वरना बोलूँगा किसने पढ़ाया आपको। लिखना नहीं, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छी है। अकॉर्डिंग टू मी anything in front of your eye is chemistry. anything in front of your eye. आप अभी एक काम करो, 10 सेकेंड के लिए आप थोड़ा स्क्रीन से अपना ध्यान हटा के आप देखो, आप मुझे अपने रूम में, बेडरूम में, जहाँ पे भी बैठे हो, ऐसी कोई चीज़ बताओ जो आपके सामने है और वहाँ पे केमिस्ट्री का यूज़ नहीं है। एक और डेफिनेशन आया है आयुष का, अच्छा, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंस, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मॉलिक्यूल्स। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए डेफिनेशन आप बताओगे मुझे, है ना, बट
एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर आई इज केमिस्ट्री। डिफाइन करने के लिए तो मैं बोल सकता हूँ केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द केमिकल्स एंड देयर स्ट्रक्चर एंड टू नो हाउ देयर रिएजेंट इज कंबाइंड टू फॉर्म इन न्यू मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस रिएक्शन, है ना। मैं डिफाइन करने के लिए, लिखाने के लिए तो आपको बोल सकता हूँ, लेकिन देखो एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर आई इज केमिस्ट्री। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस है आंखों के अंदर, मैं बताऊंगा कैसे होती है अभी, है ना। मैं बोल रहा हूँ इट इज कॉल्ड सोनो केमिस्ट्री। मैं जो बोल रहा हूँ ना, जो आप बोलते हो, हाँ किसी से बात करते हो तो बोलना इज व्हाट, सोनो केमिस्ट्री। सोनो, सोनो केमिस्ट्री, सोनो मीन्स साउंड। सोनो मीन्स क्या होता है, साउंड होता है। आपने जो कपड़े पहने हैं इट इज बिलोंग टू पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है। आपके घर में वायर हो, पाइप हो, हर जगह पॉलीमर, पॉलीविनाइल, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, इथिलीन, पॉलीइथिलीन, ये सब केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो केमिस्ट्री हमारा बहुत वास्ट फील्ड है, लेकिन अगर हमको बेसिक लेवल पे देखा जाए कि केमिस्ट्री में आप लोग को कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा आएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चौथा एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सब हमको पढ़ना है। अभी मैं आपको पूरा आपका सिलेबस लिखा के देने वाला हूँ, कितना आने वाला है, ठीक है। लेट मी चेक द कमेंट्स। ओके, क्या आपको मेरी चीज़ें, क्या मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? बताना अगर कोई कन्फ्यूजन रहा तो। देखो जरा, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, कमेंट करते रहो। सबसे पहले अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिकल, तो देखो ये टोटली रिलेटेड टू फिजिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को यूज करते हैं। कैसे? एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है एक जगह से दूसरी जगह। इट इज द फिजिकल फिनोमेनॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फिजिकल फिनोमेनॉन है। लेकिन अब उस फिजिकल फिनोमेनॉन को अगर मैं केमिस्ट्री में यूज करूं, जैसे कि मैंने एक बीकर लिया, बीकर में मैंने क्या ऐड किया, सॉल्यूशन। इसमें मैंने NaCl का सॉल्यूशन लिया, है ना, NaCl केमिकल फिनोमेनन हो गया, NaCl। उसमें मैंने 2 रॉड डीप किए, ठीक है, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दिस इज योर कैथोड, दिस इज योर एनोड। ये आपने 10th में बेसिक लेवल का पढ़ा होगा। अब देखो, ये जो NaCl का सॉल्यूशन है इट इज ए केमिकल फिनोमेनन, और ये जो बैटरी और ये जो मैंने इलेक्ट्रोड इसमें डीप किया, इट इज ए फिजिकल फिनोमेनन। सो व्हेन द केमिकल फिनोमेनन इज रिलेटेड टू फिजिकल फिनोमेनन, और व्हेन द फिजिकल फिनोमेनन इज रिलेटेड टू केमिकल फिनोमेनन, इज कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री। समझ में आ गया डेफिनेशन? How will you define the physical chemistry? The physical chemistry is the branch of science that deals with the physical phenomenon related to the chemicals phenomenon. समझ में आ गया बच्चों? बोलो, क्या फिजिकल केमिस्ट्री का डेफिनेशन आपको समझ में आया अच्छे से? कमेंट करो। अब दूसरा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। देखो, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, किस तरीके से ये ऑर्गेनिक का वर्ड आया, ये मैं सब अभी आपको बताऊंगा। देखो, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जेलियस। क्या नाम था उसका? बर्जेलियस, एक साइंटिस्ट का नाम था। ये उस टाइम का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था कि अगर वो कोई स्टेटमेंट दे दे तो उसको कोई रद्द नहीं कर सकता था, कोई नकार नहीं सकता था। आज भी हमारे यहाँ होता ना, सपोज अगर कोई किसी ने कहा, एक अच्छा कोट कहा कि स्टडी करना चाहिए अदरवाइज फ्यूचर बर्बाद होगा, और उसके नीचे लिखा हुआ है शाहरुख खान, तो पूरी दुनिया सुनेगी कि शाहरुख खान ने कहा।
क्यों? क्योंकि बोलने वाले का इंपॉर्टेंस है। शाहरुख खान ने कहा, बिल गेट्स ने कहा, मार्क जुकरबर्ग ने कहा, है ना, रतन टाटा ने कहा। तो कोई भी स्टेटमेंट जो होता उसकी वैल्यू कब बढ़ जाती? जब उसके नीचे पावरफुल आदमी का नाम लिखा हो। अब अगर यही स्टेटमेंट होता कि पढ़ाई करनी चाहिए अदरवाइज फ्यूचर बर्बाद होगा, और नीचे लिखा हुआ है रमेश पानठेले वाला, रमेश पानठेले वाला, तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं आएंगी। क्या मेरा बताने का मतलब समझे हो आप? रमेश पानठेले वाले की वजह से इस स्टेटमेंट की वैल्यू भी चली गई। उस टाइम में बर्जेलियस ने एक स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक का मतलब क्या था? लिविंग। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? लिविंग, ठीक है ना। तो बर्जेलियस ने उस टाइम में कहा था कि भैया जो मॉलिक्यूल्स होते वो दो टाइप के होते, एक होते ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एक होते ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और एक होते इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बर्जेलियस ने कहा था, ध्यान से सुनना। और इस थ्योरी का उसने नाम दिया था जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, VFT, वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी मॉलिक्यूल्स आर टू टाइप्स, एक होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से या एनिमल से या प्लांट से डिराइव हो। कहां से? प्लांट्स, एनिमल्स, या सिंपली आप बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी मॉलिक्यूल डिराइव हो, जो भी मॉलिक्यूल बने, उसे हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक, बिकॉज ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या है? लिविंग। और उसने कहा था कि ऐसे मॉलिक्यूल जो अर्थ क्रस्ट से निकले, जमीन के अंदर से निकले, हाँ, अर्थ क्रस्ट से जो भी मॉलिक्यूल बाहर निकले उसे हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस? अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव हो, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जो कि अर्थ क्रस्ट से डिराइव हो। उसने ये डिफाइन कर दिया। अब क्योंकि बर्जेलियस उतना बड़ा साइंटिस्ट था, उसने अगर ये स्टेटमेंट दे दिया तो सब चुप्पी। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो सही है। और उसने एक और स्टेटमेंट दिया, ध्यान से सुनना। उसने एक और स्टेटमेंट दिया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन नेवर बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी बाय इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या स्टेटमेंट दिया? चलो बताओ जल्दी से, क्या स्टेटमेंट दिया? उसने बोला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को आप इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लैब में नहीं बना सकते। और उसने अपना लगाया स्टैंड, ठप्पा, कि ठीक है, अब ये बात कंफर्म होगी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं बन सकते, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लैब में नहीं बना सकते। तो किसी दूसरे साइंटिस्ट ने कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि भैया बोला किसने था? बर्जेलियस ने बोला था। कोई उसके अगेंस्ट जाना नहीं चाहता था, बिकॉज वो उस टाइम का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। अब ये तकरीबन 1780 की बात है, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वोलर। जिसका नाम क्या था? वोलर। एफ वोलर नाम था इसका, एफ वोलर। वोलर आया और वोलर ने बोला ऐसे कैसे नहीं बन सकते ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे कैसे नहीं बन सकते? तुम बोल रहे हो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लैब में नहीं बन सकते इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, क्यों नहीं बन सकते? उसने कोशिश किया। उसने क्या करा? NH4CNO, दिस इट इज कॉल्ड अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट उसने लिया, ठीक है। अमोनियम साइनेट को लैब में, हाँ, लैब में हीट किया, उसको एक मॉलिक्यूल बना, मतलब मॉलिक्यूल मिला NH2CONH2। इस मॉलिक्यूल का नाम है यूरिया। और आपको पता है कि सबसे पहला ये आता ना कभी कभी जनरल नॉलेज के लिए कि सबसे बताओ सबसे पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा लैब में सिंथेसाइज हुआ था? तो आप लोग पीछे से हाथ उठा के बोलते सर यूरिया यूरिया। तो ये वो वोलर ने किया था। किसने किया था? वो वोलर ने किया था। तो अमोनियम साइनेट उसने लिया और लैब में हीट किया और उसको एक यूरिया मिला। एंड देखो यहाँ पे उसको रिजल्ट क्या मिला? यूरिया जो था वो था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यूरिया क्या था बेटा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था। और जो अमोनियम साइनेट था वो था
इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो क्या यहाँ पे बर्जेलियस का स्टेटमेंट गलत हो गया? क्योंकि बर्जेलियस ने क्या कहा था कि तुम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से नहीं बना सकते लैब में, लेकिन यहाँ पे वोलर ने बर्जेलियस को गलत प्रूफ किया, वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत प्रूफ किया और बताया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी बन सकता, एनिमल से भी बन सकते, प्लांट से भी बन सकते और किसी से भी बन सकते। तो ऑर्गेनिक के लिए लिविंग का होना जरूरी नहीं है, ऑर्गेनिक के लिए लिविंग का होना जरूरी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या यूरिया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? तो लेकिन क्या इसमें लिविंग कैरेक्टर है कि यूरिया भागता क्या इधर उधर? अरे बोलो यार, बोलो जल्दी से, कमेंट करो, कमेंट। क्या यूरिया में जान है? क्या यूरिया लिविंग है? क्या भागता दौड़ता यूरिया? बोलो जल्दी से, है क्या ऐसी पॉसिबिलिटी? नजर तो नहीं आती ना, मुझे तो नजर नहीं आती। लेकिन अभी भी हम लोग इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक ही कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि द सिग्निफिकेंस ऑफ नेम बिहाइंड द ऑर्गेनिक वाज लॉस्ट, बिकॉज ऑर्गेनिक का मतलब क्या था? लिविंग। ऑर्गेनिक का मतलब क्या था? लिविंग। लेकिन यूरिया में कोई भी लिविंग कैरेक्टर नहीं है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ऑर्गेनिक का जो सिग्निफिकेंस था, जो उसका मतलब था, अब के टाइम में वो बाकी नहीं रहा। एग्जाम्पल के तौर पे, मेरा नाम है आमिर। आमिर का मतलब होता है लीडर। सपोज अगर मुझ में लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं, तो आप बोलोगे अरे यार सर में तो क्वालिटी है ही नहीं, लीडरशिप नाम है लेकिन नाम का मतलब नहीं है। तो सेम टू सेम ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? लिविंग, लेकिन लिविंग का मतलब अब बाकी नहीं है। तो अभी अगर फंडामेंटल डेफिनेशन अगर आपको ऑर्गेनिक का कोई भी पूछे, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ऑल अबाउट द हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हाइड्रोजन, कार्बन और उससे जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे हम उसी को कंसीडर करते हैं ऑर्गेनिक। समझ में आ रही है मेरी बात? तो याद रखो, वाइटल फोर्स थ्योरी कोलैप्स हुई थी और वो किसने किया था? वोलर ने किया था। और कौन सा साइंटिस्ट था वाइटल फोर्स देने वाला? बर्जेलियस नाम का साइंटिस्ट था। बर्जेलियस ने कहा था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तुम लैब में नहीं बना सकते इनऑर्गेनिक से, और वोलर ने उसको गलत प्रूफ किया। वोलर ने अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स था उससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया और प्रूफ किया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लैब में भी बन सकते, कहीं पे भी बन सकते हैं। तो अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, अब ऑर्गेनिक में एक और चीज बताओ। फॉर एग्जाम्पल, हमने इसको ना डेफिनेशन के हद तक के लिमिटेड करके रखा है। अगर आप मुझे कोई पूछे ऑर्गेनिक क्या है, तो मैं कहूँगा कि सर, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपके आंखों के अंदर एक केमिकल है, उसका नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। ये रेटिनॉल क्या करता बेटा? ये जो विजिबल लाइट है ना, ये विजिबल लाइट को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता, जिसकी वजह से आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एज आई पिकअप दिस आईपैड, तो मुझे क्या हुआ? मुझे एनर्जी की जरूरत थी, और जो मैंने एक मॉलिक्यूल अभी क्लास से आते आते खा के आया, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। वो मॉलिक्यूल मैंने खा के आया हूँ, कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट ने मेरे बॉडी के अंदर रिएक्शन किया, वो रिएक्शन से मुझे एनर्जी मिली और उस एनर्जी की वजह से मैंने ये आईपैड को उठाया। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ गया? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी फील्ड है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं ऑर्गेनिक में आपको कार्बन की बात कर रहा हूँ, है ना, तो कार्बन को छोड़ के पीरियोडिक टेबल में 117 एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन को निकाल दो बाहर, 117 एलिमेंट्स है। अब जंग कर दो, जंग का ऐलान। 117 एलिमेंट्स को बोल दो कि तुम अपने मर्जी से जितने मॉलिक्यूल्स बनाना चाहते बनाओ, चाहे ऑर्गेनिक बनाओ इनऑर्गेनिक बनाओ, जो मर्जी है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तुम बनाते रहो, चाहे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाओ या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाओ। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन को छोड़ के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब जंग करेंगे। और जब टोटल मॉलिक्यूल्स हम लोग काउंट करेंगे तो तकरीबन 1 लाख मॉलिक्यूल्स आएंगे। 1 लाख मॉलिक्यूल ओनली। ठीक है, अब कार्बन की बात आएंगी तो कार्बन उनसे कहेगा भाई कितने मॉलिक्यूल्स बनाए आप लोगों ने? सबने, पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट ने कितने बनाए?
तो बोलेंगे हमने 1,00,000 मॉलिक्यूल बनाए। तो कार्बन उनको बोलता बस कार्बन अकेला 2 करोड़ मॉलिक्यूल बनाता। कितने मॉलिक्यूल बनाता? 2 करोड़, और बनाते ही जा रहा। तो क्या कंपैरिजन आप कर सकते? क्या कार्बन का पीरियोडिक टेबल में किसी और एलिमेंट के साथ कंपैरिजन हो सकता? नहीं हो सकता। सबसे वर्सेटाइल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल कार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बन में बहुत प्रॉपर्टीज होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन आपने पढ़ा होगा 10th में, वो रिंग बनते जाती है ना, चेन जैसी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती, हाँ, रिएक्टिव है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से 20 मिलियन अराउंड 2 करोड़ मॉलिक्यूल कार्बन खुद बनाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ गई मेरी बात? ऑर्गेनिक का मतलब मैंने आपको बताया, किसने ऑर्गेनिक का टर्म दिया था वो बताया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बर्जेलियस ने दिया था, कैसे एक्सप्लेन किया था वो बताया, बर्जेलियस ने क्या स्टेटमेंट दिया था वो बताया, बर्जेलियस की थ्योरी को किसने डिस्कार्ड किया, वोलर ने, वो बताया। अब ऑर्गेनिक का मैंने आपको मतलब बताया, कार्बन में भी क्या होते हैं। अब उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स, है ना, जितने भी एलिमेंट्स के बारे में जानना है, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना, ये सब एलिमेंट्स के बारे में जानना, उसका प्रॉपर्टी करना, कैसे रिएक्ट करते, क्या करते, वो पूरा इनऑर्गेनिक फील्ड में आता है। नाउ लास्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि एनालिसिस करना। फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना, गोल्ड का प्यूरिफिकेशन करना, कितने ग्राम गोल्ड है, ये पूरा एनालिटिकल वर्ड में आता। एनालिटिकल में 2 मेजर चीज़ें होती है, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी देखी जाती, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या देखी जाती? क्वांटिटी। वहाँ पे क्वालिटी में फर्क नहीं। फॉर एग्जांपल अपने को 2000 लोगों को खाना खिलाना है, घर में शादी है और 2000 लोगों को हमने बुलाए, तो खाना अच्छा बनाएंगे, वहाँ पे क्वालिटी भी रहेंगी और क्वांटिटी भी रहेंगी। लेकिन सपोज हमको 2000 गरीबों को खाना खिलाना है, तो क्या बिरयानी खिलाएंगे क्या हम लोग? ऑनेस्टली बोलो, क्या बिरयानी खिलाएंगे? नहीं। तो वहाँ पे क्या आ जाता? क्वांटिटी। भैया वो 2000 गरीबों को खाना खिलाना है, क्वांटिटी आप बढ़ा दो 2000 की, लेकिन क्वालिटी कम करो। लेकिन अगर घर में शादी है तो क्वांटिटी भी हमको चाहिए और क्वालिटी भी हमको चाहिए। तो डिफरेंस समझ में आ गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस में। चलो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स है। अभी मैं ये बोर्ड रब करता हूँ, जब तक कि आप मुझे कमेंट में बताओ क्या आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया, हाँ या ना में जवाब दो, यस सर, नो सर, जो भी आप बताओ। कोई चीज़ अगर नहीं समझी तो मुझसे पूछो, क्योंकि मैं अभी आपको आपके जेई का, नीट का और बोर्ड का सिलेबस लिखा के देने वाला हूँ। तो कॉपी पेन रेडी करो, कमेंट करो बेटा, क्या कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? कल के क्लास में हम लोग देखेंगे बाकायदा किस तरीके से मॉलिक्यूल्स को यूज़ करें, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सब हम लोग देखेंगे बेटा, बेसिक। क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री हमको बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि मैं 2 और 3 दिन में ख़त्म कर दूंगा। हाँ, ओके, वेरी गुड। चलो अब मैं आपके केमिस्ट्री का आपको सिलेबस लिखा के देता हूँ। सबसे पहले देखो बेटा, ये जो आईआईटी जेई का और जो नीट का सिलेबस है वो मैं आपको बताता हूँ। आईआईटी जेई और नीट का सिलेबस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो नीट है इसमें 45 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, 45 क्वेश्चन आते हैं फिज़िक्स के और 90 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के, ठीक है। बायोलॉजी तकरीबन 180 मार्क्स, ये 360 मार्क्स, ये 180 मार्क्स और ये 180 मार्क्स, ठीक है ना। तो टोटल होता है 720 मार्क्स,
and if you are going to deal with the NEET examination, we must secured around 520 plus marks. ठीक है, ये हमारा क्या होना चाहिए, गोल. हमको इतने मार्क्स आना ही है, 520 प्लस मार्क्स लेके आने हैं. ठीक है. नाउ जेई में 25 क्वेश्चन आते हैं. 25 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री, 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन मैथ्स. ठीक है. सो 100 100 100 टोटल होता है 300. ठीक है. लेकिन एक और चीज़ याद रखो, इसमें 5 मार्क के इंटीजर क्वेश्चन आते हैं. 5 क्वेश्चन इंटीजर के आते हैं. ये इंटीजर में याद रखो, सपोज ये 25 में आपका कोई अगर गलत हो गया है ना, तो इसमें मार्क्स आपका नेगेटिव में जाएगा. लेकिन अगर सपोज इंटीजर क्वेश्चन में अगर आपका कोई गलत हो रहा है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. ठीक है ना. तो ये 5 क्वेश्चन इंटीजर के होते हैं, याद रखना. 5 क्वेश्चन इंटीजर के होते हैं. तो अभी जेईई में पूरा हमको क्या करना है, पूरा आ गया है परसेंटाइल. क्या आ गया है, परसेंटाइल आ गया. और नीट में मार्क्स रखते हैं, एंड कोरोना का वैसे ही इफेक्ट है तो मेडिकल की सीट्स भी बढ़ेंगी, एंड आई होप कट ऑफ भी जो है वो कम ही होगा. ठीक है. अब मैं आपको लिखाता हूँ आपका सिलेबस. तो लिखो सबसे पहले कि हमको ये आईआईटी जेईई और नीट में कितना पढ़ना है, वो हम लोग देखते हैं. सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखो. फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, देखो बेटा. सबसे पहला सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. नोट कर लेना. सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर. नंबर 3 केमिकल इक्विलिब्रियम. नंबर 4 आयोनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है. नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री. नंबर 6 सॉलिड स्टेट. नंबर 7 लिक्विड एंड गैसियस फेस. गैसियस स्टेट करो, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. नंबर 8 थर्मोडायनामिक्स. नंबर 9 न्यूक्लियर केमिस्ट्री. न्यूक्लियर केमिस्ट्री. नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नंबर 11 केमिकल काइनेटिक्स. नंबर 12 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अच्छा, क्या आप लोग लिख रहे हो ना या नहीं लिख रहे हो? कमेंट लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? कमेंट करो बेटा. कमेंट नहीं करोगे तो फिर मुझे कैसे हमारा इंटरेक्शन होगा? हाँ, कमेंट करो. लिख रहे हो ना? लिखा? चलो बढ़िया. नेक्स्ट है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो नंबर 1, ओके बेटा, यस। नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर 1 IUPAC नॉमेनक्लेचर, नंबर 2 IUPAC नॉमेनक्लेचर, नंबर 2 आइसोमेरिज्म, नंबर 3 GOC1, GOC का मतलब होता है बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक 1, ठीक है। नंबर 4 GOC2, नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 अल्केन्स, नंबर 6 अल्कीन्स, नंबर 7 अल्काइंस, नंबर 8 एरोमेटिक कंपाउंड्स। और ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, एरोमेटिक कंपाउंड, इसको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। बेटा क्या ये मैं रब कर लूँ इधर का, फिजिकल केमिस्ट्री का रब कर लूँ? ओके। कोई छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ये सेव रहता है, आप लोग लिख सकते हैं, है ना। तो हमारा 8 हो गया था केमिस्ट्री का। 8 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, नंबर 10 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, नंबर 11 ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मेटालिक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, नंबर 12 ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स हो गया। इसी में कंटिन्यू करना, एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नंबर 11 में। नंबर 12 किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है, ट्रस्ट में। नंबर 12 हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड एरीन्स, नंबर 13 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। क्या क्लियर दिख रहा है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। नंबर 14 अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 14 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। नंबर 16 ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नंबर 17 बायोमोलिक्यूल्स। अभी हमारा 12th में ये चल रहा है बच्चा, बायोमोलिक्यूल्स। अभी आपके बाद मेरा 12th में ही क्लास है, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। नंबर 18
पॉलीमर केमिस्ट्री। नंबर 19 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। नंबर 19 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। नंबर 20 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो बताओ मुझे, मैं उसको वापस से बता दूंगा, ठीक है। नाउ लास्ट 2 minutes, देन वी विल फिनिश द लेक्चर एंड कल कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। नंबर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नंबर 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नंबर 3 पीरियोडिसिटी, या सिंपल आप पीरियोडिक टेबल भी इसको बोल सकते हैं। डिटेल में वो जो आपने 10th में पढ़ा था ना, डॉबर्नियर, ट्रायड, न्यूलैंड, ऑक्टेज, ये सब आप भूल जाओगे, हाई लेवल पे देखेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। नंबर 4 मेटलर्जी। नंबर 5 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नंबर 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नंबर 7 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन। नंबर 9 रेडॉक्स हो गया। नंबर 9 है हाइड्रोजन। नंबर 9 है हाइड्रोजन। लिख रहे हो ना सब? बढ़िया। नाउ लास्ट नंबर 10th केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस। तो 20 चैप्टर ऑर्गेनिक में, 10 चैप्टर इनऑर्गेनिक में, ये हो गया 30, और 13 चैप्टर है फिजिकल। तो टोटल हम लोग को पढ़ने हैं 43 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री। डरने की ज़रूरत नहीं है, सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये मैंने आपको IIT JEE और नीट का सिलेबस बताया है। बोर्ड के इसी में से रहेंगे बच्चा, बोर्ड में से इसी में से रहेंगे, लेकिन हमको हाँ, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर कंपटीशन में है, काफ़ी सारे चैप्टर बोर्ड में है, लेकिन बोर्ड में थोड़े कम चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू JEE एंड नीट सिलेबस। क्या बच्चों ये पूरा आपने अच्छे से लिखा? अब मेरे इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनो। मेरे बाद आपका लेक्चर शुरू होगा कंटिन्यू अभी ऑनलाइन में फिजिक्स का। आज हमारे 2 लेक्चर्स है। कुछ दिन तक के हम लोग ने 2 लेक्चर्स पॉलिसीज रखी है आप लोगों के लिए। थोड़ा आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, बनना चाहिए। काफ़ी टाइम से आप लोग ऐसे खाली बैठे हो। देन उसके बाद आपका 3 लेक्चर, देन कंटिन्यू 4 लेक्चर होना शुरू कर देंगे। वो भी 4 लेक्चर हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, 2 लेक्चर पहले, 2 लेक्चर बाद में। देन आज आपका फिजिक्स होगा मेरे बाद, ठीक है। कल या परसों से मैं मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी भी आपका लगाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो बेटा, फेसबुक लाइव पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये आपका फेसबुक लाइव पे होगा। मैथमेटिक्स आपका जूम पे होगा, वो भी वीडियो में ही होगा। मैथमेटिक्स आपका कहाँ होगा? जूम, जहाँ पे आप हमारे सर से बात भी कर सकते हो। तो वो भी जूम का लिंक एंड ऑल वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक और चीज़ याद रखो, ऐसे बच्चे जिनका नीट है, चाहे उन्होंने मैथ्स ड्रॉप क्यों ना किया हो, लेकिन हमारा ये कंसेप्ट है कि एटलीस्ट बच्चा पहले के 2 महीने मैथमेटिक्स अटेंड करेगा, बिकॉज उसको नीट में केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी काम में आ जाएगा और उन पे हेल्प हो जाएगी। तो जितने भी बच्चे हो, चाहे जिनका मैथमेटिक्स ना हो,
वो भी बच्चे मैथमेटिक्स के लेक्चर अटेंड करेंगे जूम पे, और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी वो आपका होगा फेसबुक लाइव पे। तो क्या आज की चीज़ें बच्चों क्लियर हो गई है? बोलो, कुछ नया सीखा आपने? बोलो जल्दी से। माहिन, फातिमा, वहाने यस सर, सैम अंसारी यस सर, ओके, फैज़ल यस सर, ठीक है। सो अभी आपका तुरंत में फिजिक्स लेक्चर स्टार्ट होगा, सो प्रिपेयर फॉर इट। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, जय हिंद।